आज हम करने जा रहे हैं कलाम टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड की फाइनल टेस्ट एक का एनालिसिस। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं आप पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नातावत्व के इतिहास के अनुसार, कौन से इतिहास के अनुसार? नातावत्व के इतिहास के अनुसार भीड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव शिखर पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है? तो शिव शिखर पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है। बेलपत्र की तरह कौन सा दुर्ग दिखाई देता है? आपका रणथंभौर दुर्ग। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। रणथंभौर दुर्ग है आपका स्वयं के अंदर है। इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था जून 2013 के अंदर। जून 2013 के अंदर 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। 6 के नाम याद कर लेना, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या कहलाती है आपकी? झाय दुर्ग। झाय दुर्ग। अजयमेर दुर्ग यह आपका अजमेर में, इसका निर्माण 1113 के अंदर अजय राज ने करवाया था। जय दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें कभी आक्रमण नहीं हुआ। कभी आक्रमण नहीं हुआ। इसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी हुई है और राजस्थान का प्रकाश स्तंभ भी इसी दुर्ग के अंदर है। राजस्थान का प्रकाश स्तंभ अभी जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। शिवनाथ दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। जालोर दुर्ग की कुंजी। तो आपका इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित में से कौन से युगम से सम्मिलित है? कौन सा युगम से सम्मिलित है ये पूछा आपको। तो देखिए, ज्वाला माता का मंदिर आपका जोबनेर में सही कथन है। श्री मंदिर आपके जालोर में सही कथन है। सोमेश्वर मंदिर आपके सिरोही में नहीं है। किराडू की सोमेश्वर मंदिर आपके बाड़मेर में है। चुलगिरी जैन मंदिर आपका जयपुर में है। तो आपके 1, 2 और 4 कथन सही है। तो 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो तेजाजी का जन्म तो खरनाल में होता, पनेर में ससुराल था इनका। ये हमने पेपर एनालिसिस किया था, बताया था आपको। तेजाजी का थान कोल्ला नहीं कहलाता है। पवित्र स्थल तो पवित्र परबतसर है आपका, जहाँ तेजाजी का मेला बढ़ता है परबतसर के अंदर। तो असंगत क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 3। जो घोड़ला है वो तेजाजी क्या कहलाते हैं? भक्त कहलाते हैं। भक्तों क्या कहते हैं? कोल्ला कहलाते हैं। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। एक प्रश्न था तेजाजी की पंचपेरों में शामिल नहीं है। पंचपेरों में शामिल नहीं है तेजाजी। तो तेजाजी वहाँ पर ऑप्शन आएगा पंचपेरों में शामिल नहीं है तेजाजी। वो बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। यदि पन्नेर में ससुराल है तो उनकी पत्नी का नाम भी पूछ सकते हैं। उनका पत्नी का नाम था पेमल जी। ठीक है। एक घोड़ी का नाम पूछते हैं, उनकी घोड़ी का नाम था लिनलन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला या दिन सम्मिलित नहीं है? फिर से ये पूछा है, सम्मिलित नहीं है। तो देखो, बाणगंगा का तो वैशाख पूर्णिमा को पड़ता है। बेणेश्वर का माघ पूर्णिमा को पड़ता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला आपको श्रावण अमावस्या को पड़ता है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को नहीं पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। टेस्ट में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। कपिल मुनि का मेला वो कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। कोल्ला झील आपके बीकानेर में। बीकानेर में पड़ता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कपिल धारा का। कपिल धारा का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है, लेकिन ये 12 के अंदर पड़ता है। ठीक है। जो कपिल मुनि का मेला पड़ता है, यहाँ पर दीपोदान किया जाता है। दीपोदान, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सरोदय आदि रचनाओं का संबंध किस संत से है? दादू से है, चरणदास जी से है, सुंदरदास जी है या लालदास जी से है? तो किससे आपका? चरणदास जी से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। अब देखो चरणदास जी का जो जन्म होता है आपका, वो होता है आपका डेरा अलवर के अंदर। जो प्रधान पीठ है चरणदास जी संप्रदाय की, वो कहाँ है आपकी? दिल्ली के अंदर। चरणदास जी की 2 शिष्य थी, उनका नाम भी बार बार एग्जाम पूछा जाता है। एक तो थी आपकी सहजो बाई, एक थी आपकी दयाबाई। इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। सहजो बाई की थी सहज प्रकाश और दयाबाई की थी आपकी दयाबोध। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का प्रमुख केंद्र नहीं था? शाहपुरा, बर, बेगू, असिंध। तो 6 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बर। देखो शाहपुरा भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा उस टाइम में मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। बेगू भी आपका मेवाड़ रियासत का ठिकाना था और असिंध भीलवाड़ा भी मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बर। बर अजमेर वाला है और अजमेर आपके मारवाड़ के अंदर आता था। उस क्वेश्चन नंबर देखो 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हमें। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। तो देखो मारवाड़ है, मारवाड़ के अंदर डांडिया नृत्य किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3। शेखावटी के अंदर आपका गिद्दड़ नृत्य किया जाता है, तो कौन सा जगह? 4 होली के अवसर पर। जालौर में आपका ढोल नृत्य किया जाता है, जो एक ये थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जाता है। अलवर बर्तमान में बम नृत्य किया जाता है, फसल कटाई के समय किया जाता है, फसल कटाई के समय। तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो गिद्दड़ नृत्य है ये व्यवसाय नृत्य है, ये होली के अवसर पर किया जाता है आपके। ठीक है, शेखावटी के अंदर। और एक व्यवसायिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? चाट, पोथ, नौगरी या ओखरी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ओखरी आभूषण है, वो कान में पहना जाता है, कान में पहना जाता है। जो आपका पोथ है वो महिलाएं वो आपके गले में पहनती है, गले का आभूषण है। और चाट और नौगरी दोनों हाथों के आभूषण है, हाथों में पहने जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओखरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से लेखक व रचना कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है ये पूछा। देखो जयानक भट्ट की आपकी पृथ्वीराज विजय है, नैनचंद्र का हमीर महाकाव्य है, ये भी सही है। राजशेखर की सृजन चरित्र नहीं है, बाकी दास की दातार बावनी है। तो सृजन चरित्र किसकी रचना है फिर? कवि चंद्रशेखर की, कवि चंद्रशेखर की रचना है। और राजशेखर भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये महेंद्रपाल और महिपाल के समय प्रत्यार वंश के समय के कवि है और इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं बार बार एग्जाम में। तो कौन कौन सी रचनाएं पूछी जाती है? देखो ये तो कपूर मंजरी, कपूर मंजरी, बोनिकोस, काव्य मीमांसा, बाल भारत और बाल रामायण, इनकी प्रमुख रचनाएं है राजशेखर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग रही है 44वीं, 38वीं, 41वीं या 40वीं? तो भारत की रैंकिंग रही है आपकी ऑप्शन नंबर 2 38वीं रैंक रही है भारत की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। 31 मार्च 2023 तक देश में 254 CPSE प्रचालन में थे, ये आपका सत्य कथन है। इनमें से 44% सेवा क्षेत्र संचालित है, नहीं, ये आपका गलत कथन है। वित्त वर्ष 2019 की तुलना में 2023 में लाभ कमाने वाले CPSE की संख्या में कमी आई है, कमी नहीं आई, वृद्धि आई है। तो देखो केवल एक सत्य पूछा तो केवल एक ही सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में प्रश्न में दे रखा है आपका वैश्वीकरण का अन्य नाम और परिवर्तक या नामकरण करने वाले कौन कौन से हैं। तो आपका देखिए क्वेश्चन, विश्व अमेरिकरण ये किसने किया था आपका, थियोडोर लेविट में, तो 2 हो जाएगा। समाज के मैकडोनाल्डाइजेशन ये जॉर्ज रिटर थे या मैकलुहान थे, तो ये थे आपके, एक मिनट देखिए, जो आपके विश्व अमेरिकन थे वो थे आपके जोसेफ स्टीगालिटन टच, तो ऑप्शन नंबर 1। समाज के मैकडोनालाइजेशन कौन थे आपके, जॉर्ज रिटर, तो ऑप्शन नंबर 4। वैश्वीकरण शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था आपका, वो दिया था आपके थियोडोर लेविट ने, तो ऑप्शन नंबर 2। वैश्विक गांव कौन सा आपका, ये दिया था आपका नामकरण देने वाले मैकलुहान, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 13 क्या है आपका, राजस्थान की नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी, कब लागू की गई थी, वो की गई थी आपकी 15 जुलाई 2021 को, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान नहीं है। कौन सी फसल के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान नहीं है, बाजरा, सरसों, गवार या जवार, तो 14 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जवार के अंदर भारतीय में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है। तो फिर ज्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है, ज्वार उत्पादन में राजस्थान का चौथा स्थान है, 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, राजस्थान में 20वीं पशुगणना के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश बीकानेर जिले में, यह आपका सत्य कथन है। राज्य में भैंस और गौवंश को छोड़कर शेष सभी पशुओं में कमी आई है। भैंस में कितनी आई थी, गौवंश में कितनी आई थी, ये हमने बता दिया था। भैंस में थी आपकी 5.5 और गौवंश में थी आपकी 4.5। राज्य में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में, यह भी आपका सत्य कथन है। राजस्थान का पशु घनत्व 186 प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज किया गया, ये आपका गलत है। पशु घनत्व 166 आपका, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माने माले के संबंध में सत्य नहीं है। तो माने माले के बारे में सत्य नहीं है, यह श्रेणी विवर्तनिक दृष्टि से सक्रिय है, यह सत्य कथन है आपका। भारत की ओर से इस श्रेणी का ढाल तीव्र होने के कारण नदियों की घाटियां संकीर्ण और खड़े ढाल वाली है, यह भी आपका सत्य कथन है। इस श्रेणी में उबड़ खाबड़ कटक मार्ग व बुग्याल के रूप में प्रसिद्ध है, उबड़ खाबड़ और कटक के मार्ग बुग्याल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। जोजिला, माना, नीति आदि दरें इस आगमन की सुविधा को प्रदान करते हैं, ये आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देश वर्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ1 वाला केंद्र है, तो देखो क्या पूछा है, यह पूछा है विषुवत वर्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ1 कौन सा केंद्र है आपका, निम्न वायुदाब वाला केंद्र है, निम्न वायुदाब। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो विषुवत और निम्न वायुदाब, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, भारत में मैंग्रोव वन का विस्तृत है, ये मैंने बताया था आपको, पेपर एनालिसिस किया था तब, कितने क्षेत्र में विस्तृत है, वो आपके 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। पेपर एनालिसिस के लगभग क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो चुके हैं, जो हमने एनालिसिस किया था ऑप्शन वाइज, उन सब क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 87 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, और ऐसे बनते हैं क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनके आसपास से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए सर वगैरह बोलते हैं कि ऑड पेपर एनालिसिस जरूर करें। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु 0 से 6 लिंगानुपात किस जिले में है, तो ये बता दिया था मैंने, ये था आपका बांसवाड़ा के अंदर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूहों को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो देखो सबसे ज़्यादा आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो देखो
आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर, सीकर, टोंक। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो लूनी बेसिन में नेड़, नागौर में डोरा पर्वत, शेखावटी प्रदेश में जोड़ और गगन में नाली। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई? केस में देखो, गगन मैदान में नाली होती है, शेखावटी में जोड़ पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कुआ भी बोलते हैं। नागौर उच्च भूमि में आपका डोरा पर्वत नहीं पाया जाता और लूनी बेसिन में नेड़ होता है। तो असंगत पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो डोरा पर्वत कहाँ है? डोरा पर्वत आपका जालौर के अंदर है। ठीक है, डोरा पर्वत की औसत ऊंचाई आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कौन सी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत? ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से खतौड़ी जनजाति के का निवास स्थान मुख्य केंद्रित है। तो खतौड़ी जनजाति का निवास स्थान हमने जब पेपर एनालिसिस किया था तब बताया था आपको। तो कौन सा है वो? किशनगंज शाहबाद है, कोतड़ी जाडोर या सराडा है, या सिमलवाड़ा साराडा, या चौपानी है, या खेरवाड़ा सिमलवाड़ा अरनौद है। तो 22 में आपका आंसर हो जाएगा कोटड़ा, जाडोर, सराडा। उदयपुर के आसपास और दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है खतौड़ी जाति, ज़्यादातर उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है हमें। सूची फर्स्ट में उद्योग दे रखे और सूची सेकंड में आपके अवस्थिति दे रखी है। देखो, राजस्थान में टेक्सटाइल मिल्स है, वो कहाँ पर आपकी? भवानी मंडी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वेस्टेज स्पिनिंग मिल बार बार पूछा गया है, कहाँ पर है? ब्यावर, चूरू, काकरोली। तो ये आपकी है, आपकी चूरू के अंदर। ऑप्शन नंबर 2। श्री सीमेंट का है आपकी ब्यावर अजमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। और जेके टायर का आपकी काकरोली के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4, 2, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम से उद्गम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों का सही क्रम कौन सा है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बनास नदी कहाँ से उद्गम होती है? आपकी खमनौर की फाड़ी से होती है। जो हमने पेपर एनालिसिस किया था उसमें सभी बता दिया था। खमनौर की फाड़ी राजसमंद से उद्गम होती है। राजसमंद से उद्गम होने के बाद ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर होते हुए खंडार तहसील नामक में शिप के साथ मिलते हुए आपकी त्रिवेणी संगम बनाती है राजमहल में, रामेश्वर में, सॉरी कौन सा? रामेश्वर में। राजमहल टोंक में बनाती है त्रिवेणी संगम, रामेश्वर के अंदर त्रिवेणी। अब इनको उद्गम से पूछा में, उद्गम से यदि सहायक नदियों का क्रम देखो, पहले उद्गम से कौन सी आती है आपकी? मासी, मोरेल, खारी, मानसी या कोठारी। देखो, खारी होती है अभी और मानसी, कोठारी। तो कोठारी आपकी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। पहले तो ये है, तो ये तो उद्गम से नहीं है, कैंसिल हो जाएगा आपका आंसर। और ये भी देखो, कोठारी लास्ट में आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। नहीं, मानसी। जो कलाम वालों ने तो आंसर ये 2 ही माना है, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन कोठारी आपकी दिवेर की पहाड़ी से निकलती है और खारी आपकी बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। और मानसी आपकी खारी की सहायक हो, ये तो खारी की सहायक है। इसके अलावा मानसी आपकी अजमेर से भी निकलती है, जो भी आपकी बनास में मिलती है। मैनाल तो सबके लास्ट में मिलती है, तो ये हो नहीं सकता। इसमें आपको आपत्ति वाले आंसर किया है, तो इसमें आपको आंसर जरूर देखना। कलाम वालों ने तो 2 माना है। देखो, मेरे हिसाब से तीसरा कैसे हो सकता है? मैं तीसरा ऐसे बता सकता हूँ आपको। बेड़च है उसकी, आपकी ये आपकी दाईं ओर की साइड है बनास की, जो आपकी गोगुंदा की फाड़ी से निकलती है, जो आपकी बिगोदी मिलती है। इसके बाद में जो आपकी कोठारी है, कोठारी दिवेर की फाड़ी से निकलती है, यह आपकी नंदराय नामक स्थान पर बिलवाड़ा में मिलती है। खारी आपकी बिजराल की फाड़ी से निकलती है और बिजराल की फाड़ी के बाद निकलने के बाद ये आपके टोंक के अंदर मिलती है। और मानसी है वो ये त्रिवेणी संगम बनाती है आपकी टोंक के अंदर, खारी मानसी बनास के साथ मिलकर, या मानसी डाई और खारी राजमहल के अंदर आपका त्रिवेणी संगम बनाती है। तो देखो, उद्गम से पूछे तो आपका आंसर तो ये होता है बेड़स, कोठारी, खारी और मानसी। बाकी आप जो आपत्ति वाले आंसर की हम डालेंगे
उसमें आने के बाद हम कमेंट में इसको मेंशन और कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण का कितना अंश अत्यधिक अग्निवरण क्षेत्र का है। अग्निवरण क्षेत्र का हमने एनालिसिस किया था तब बताया था कितना प्रतिशत क्षेत्र पर है, 2.20% या 1.18% या 4.24% या 3.62%। तो 25 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1.18%। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्नलिखित में से असममित युग्म की हमें पहचान करनी है। देखो नदी दे रखी और उद्गम स्थान दे रखा है, ठीक है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होती है, सत्य कथन आपका स्वर्ण रेखा आपके छोटा नागपुर के पठार से उद्गम होती है, ये भी आपका सत्य कथन है। गोदावरी नदी कार्बी एंगलोंग पठार से उद्गम नहीं होती है, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा महाबलेश्वर के निकट से उद्गम होती है। तो फिर गोदावरी कहाँ से होती है, देखो गोदावरी आपके महाराष्ट्र से उद्गम होती है, और महाराष्ट्र में कहाँ से, महाराष्ट्र के आपके त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। और यदि ये से नहीं आया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ आपका असम के अंदर है, और असम के अंदर यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, आपकी धनसिरी निकलती है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से असममित युग्म का हमें चयन करना है। करते हैं भाई। नाभि ऊर्जा संयंत्र दे रखा है और स्थान दे रखा है। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, नरोरा आपका उत्तराखंड में नहीं है, या आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो असत्य पूछा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केगा आपका कर्नाटक में है, ये भी सत्य। कल्पकम आपका तमिलनाडु में है। तो फिर नरोरा का है, नरोरा आपका यूपी के अंदर बुलंदशहर के अंदर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्नलिखित युग्म पर हमें विचार करना है। घास के मैदान दे रखा है और उसकी अवस्थिति दे रखी है। तो घास के मैदान और अवस्थिति ये आपका पिछले पेपर का रिपीट क्वेश्चन है, जो टेस्ट सीरीज होती है आपका माइनर का, उसका रिपीट क्वेश्चन है। सीधा सीधा आपको कितने युग्म गलत है 28 में, देखो इसमें 2 युग्म गलत है, तो वो कौन कौन से आप बता सकते हो या मैं बताऊँ? चलो मैं बता देता हूँ। तो देखो कौन से, देखो कंपोज घास तो आपके ब्राजील में पाई जाती है, कैटरबेरी आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, दोनों सत्य हैं। लानोस आपके अर्जेंटीना में नहीं पाई जाती, तो कहाँ पाई जाती है लानोस? जो लानोस है आपकी वेनेजुएला में पाई जाती है, तो वेनेजुएला या कोलंबिया आदि देशों में पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर, और पंपास घास आपकी कहाँ पाई जाती, ये पाई जाती है आपकी अर्जेंटीना में। तो देखो इनको उल्टा दे दिया, लानोस तो पाई जाती है आपकी वेनेजुएला में, और पंपास पाई जाती है आपकी अर्जेंटीना में, उल्टा सुल्टा दे दिया। क्वेश्चन नंबर देखो 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। 29 क्या है आपका, निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप नहीं है। तो कौन सा द्वीप है जो प्रशांत महासागर में नहीं है? देख तो क्यूराइल द्वीप आपका प्रशांत महासागर में है, कनारी द्वीप प्रशांत महासागर में नहीं है, गलोपास गोस द्वीप आपका प्रशांत महासागर में नहीं है, डिएगो ग्रासिया द्वीप प्रशांत महासागर में है, सॉरी, जो गलापागोस द्वीप है वो आपका प्रशांत महासागर में है। तो नहीं है पूछा, तो ये तो होगा डियोग्रासिया द्वीप आपका प्रशांत महासागर में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है आपके, 2 और 4 नहीं है। तो 2 और 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। अब देखो कनारी द्वीप कहाँ है? कनारी द्वीप है आपके अटलांटिक महासागर में। और आपका डिएगो ग्रासिया द्वीप है आपका हिंद महासागर में स्थित। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम पवनों की दिशा होती है, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें पश्चिम पवनों की दिशा कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो देखो कौन से ऑप्शन में है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए।
निम्नलिखित में से असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। एशिया महाद्वीप विश्व की कुल जनसंख्या में लगभग 60% अंश रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और ये सही कथन है। उत्तरी अमेरिका व एशिया की कुल जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप से अधिक है, अधिक नहीं है, कम है। तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, यूरोप के लैटिन व मध्य अमेरिका में अधिक जनसंख्या रखता है। ये भी आपका सत्य कथन है। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये भी आपका सत्य कथन है। तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे कोर्ट के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए अब, निम्नलिखित में से ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी है। तो ओजोन परत है आपकी, उसके लिए क्षरण हेतु उत्तरदायी कौन कौन से कारक है? तो देखो, एक तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो है ही है। मिथाइल ब्रोमाइड भी है। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। जलपास व धूल के कण भी नहीं है। तो 1 और 2 है जो ओजोन को परत का क्षरण के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 32 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2023-24 के अनुसार राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? तो राजस्थान में बेरोजगारी दर इसके अनुसार 11.9% है, या 4.2% है, या 8.5% है, या 3.2% है। तो वो है आपकी 4.2%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी मोना अग्रवाल का इवेंट स्कोर कितना रहा है? जो मोना अग्रवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपका पहला स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने एशिया खेलों में। और जो कांस्य पदक है जो पैरालंपिक होता है, उन्हें राजस्थान का पहला पदक भी मोना अग्रवाल ने जीता था। तो इसका जो इवेंट स्कोर है वो कितना है आपका 228.7। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका स्कोर और किस जिले से संबंधित है, ये जरूर आप देखिए मोना अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? पुरस्कार दे रखा है और विजेता दे रखा है, ठीक है। राव जोधा पुरस्कार राजेंद्र परिहार ने जीता था, इंपॉर्टेंट है ये भी करंट की दृष्टि से। तो ये तो सही है आपका। मोहम्मद नैन्सी पुरस्कार दिव्या भाटिया ने जीता था, तो ये गलत हो जाएगा। तो असत्य पूछा, तो असत्य क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। रावसिया पुरस्कार भीम सिंह सिंघल ने जीता था, ये भी सत्य है। और महाराजा हनुमंत सिंह पुरस्कार डॉक्टर मनोज चौधरी ने जीता था, ये भी सत्य है। जो आपका मोहम्मद नैन्सी पुरस्कार है वो मिला है आपका ओम थानवी को, ओम थानवी को। चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। फिर से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। तो देखो, प्रदेश की पहली फ्लाइंग एकेडमी कहाँ खोली गई है? वो किशनगढ़ राज्य में खोली गई, ये आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, प्रदेश का पहला किसान सेंटर कहाँ खोला गया है? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, ये भी आपका सही कथन है। राजस्थान यूनिटी मॉल जयपुर में, ये भी आपका सत्य कथन है। राजस्थान की पहली चिता सफारी सज्जनगढ़ में नहीं है। तो असत्य कथन पूछा था, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो कहाँ खुलेगी? ये खुलेगी आपकी जो राजस्थान की पहली चिता सफारी है आपकी रावतपाठा गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अक्टूबर 2024 तक मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था भाई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो 37 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम आंसर था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 13 नवंबर को राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए। इन उपचुनावों में सर्वाधिक कुल मतदान प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? रामगढ़, क्यूंसर, सलोम्बर या देवली उनियारा? तो 38 में क्या कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्यूंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 के अनुसार वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या प्रतापगढ़? तो ये प्रस्तावित है आपका उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 आंसर। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय उदयपुर के अंदर बनना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। और नीचे देखो सत्य कथन चुनना है हमें।
यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई। 1 अक्टूबर 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लागू नहीं की गई। तो पहला तो असत्य कथन है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस योजना में के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग है, ये आपका सत्य कथन है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रतिमाह अधिकतम 1 रसोई सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी आपका सत्य कथन है। तो सत्य पूछा तो कौन कौन से, 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो अब आ जाओ असत्य कथन कौन सा था अपना, ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लागू नहीं की गई। कब लागू की गई थी? 1 नवंबर 2024 को। अब ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 40 हो गया। 41 देखिए, अक्षय ऊर्जा क्षमता 10 अक्टूबर 2024 तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार कर सत्य कथनों का हमें चयन करना है। स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के आधार पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, यह आपका सत्य कथन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। देश की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का योगदान 10% से अधिक रहा है, ये भी आपका सत्य कथन है। तो सत्य पूछा था तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में निम्नलिखित में राजस्थान किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? महेंद्र कुमार शर्मा ने, या जोगिंदर सिंह ने, या सुरेश गुप्ता ने, आशु सिंह ने। तो 42 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुरेश गुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत में कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रभाव पड़ रहे हैं उन पर हमें विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो देखो देखते 43 में, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा आधारित चावल की पैदावार 2050 तक 20% और 2080 तक 47% घटने का अनुमान है। तो ये आपका सत्य कथन है और 47% घट गए तो आने वाले दिनों में ऐसे घटेंगे तो चावल देखने को नसीब में नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से। सिंचित चावल की पैदावार 2050 में 3.5% व 2028 में 5% घटने का अनुमान है। तो ये भी आपका सत्य कथन है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 आपका, भारत के उद्योग क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि, 9.5% की औद्योगिक वृद्धि प्रेरित थी, यह आपका सत्य कथन है। उद्योग में 4 उपक्षेत्रों में विनिर्माण, निर्माण खनन और उत्खनन के दोहरे अंकों में वृद्धि हासिल की। वृद्धि हासिल नहीं की, क्या हासिल किया? अभी कमी हासिल की। तो असत्य पूछा तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखो बिजली आपूर्ति में वित्त वर्ष 2024 में मजबूत सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, ये भी सत्य है। विनिर्माण के लिए HSVC इंडिया परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स PMI की भी वित्त वर्ष 2024 में अभी सभी महीनों में लगातार 50 के सीमा मूल्य के ऊपर रहा, ये आपका सत्य कथन है। तो करंट के सभी क्वेश्चन जो लाइन वाइज है इनमें से क्वेश्चन बनता है, तो ये सभी लाइन आपको देखनी है। तो असंगत पूछा तो असंगत क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो 45, निम्न पतियार शासक को रॉयल सिद्ध के नाम से जाना जाता है। हमने RPSC पेपर एनालिसिस किया, कलाम वाले एनालिसिस किया, गुजर पतियार से क्वेश्चन आता ही है और वो भी फैक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो देखो कौन सा थे होंगे, हरीश चंद्र। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किस विद्वान ने विग्रह चतुर्थी तुलना कालिदास और भवभूति से की है? सोमेश्वर ने, किलहर ने, अश्वमेधर ने, या चंद्रबरदाय ने। तो आपका 46वां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किलहर ने विग्रह चतुर्थी की तुलना कालिदास और भवभूति से की है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, जैतर सिंह व दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है हमें। ठीक है, जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य 1229 में बुथालगा युद्ध हुआ, 1229 में नहीं हुआ, तो ये आपका असत्य कथन है। बुथालगा युद्ध की जानकारी हमीर रासों में मिलती है, हमीर रासों में बुथालगा युद्ध की जानकारी नहीं मिलती है, ये भी आपका असत्य कथन है। चिरवा विलय के अनुसार बुथाला युद्ध में जैतर सिंह की हार हुई, ये भी सत्य कथन नहीं है, गलत कथन है। हमीर क्या हुई थी? विजय हुई थी। जैतर सिंह ने 1248 में सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद की सेना को पराजित किया, यह आपका सत्य कथन है। ठीक है, बुथालगा युद्ध का बाद जब हम माइनर 3 टेस्ट का एनालिसिस कर रहे थे और कौन सी ग्रंथ में जानकारी मिलती है, ये पूरा उस
टेस्ट में हमने विश्लेषण किया था इसका पूरा। फिर भी बता देता हूँ, देखो बुथाला का युद्ध होता है आपका 1227 में। ठीक है, तो बुथाला युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? ये जय सिंह सूरी की पुस्तक थी, जय सिंह सूरी की हमीर मध्यवर्धन से बुथाला युद्ध की जानकारी मिलती है। और चेरवा विलय के लिए अनुसार मैंने बता दिया था कि हार नहीं होती, क्या होती? विजय होती। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, ऐसे बड़ा हो जाएगा वीडियो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करनी है हमें, तो चलो सम्मिलित करते हैं। देखो पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन ये पूछा है कि उस समय टोंक के राजा कौन थे या बांसवाड़ा के राजा कौन थे, और कौन कब का पूछा है, या तो 1857 की पूछा है या राजस्थान विलय के समय का पूछा है। इसके ऊपर कमेंट का जो आपत्ति आंसर क्या आएगी आंसर की कलाम की, उसके अंदर इसका विवरण मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखो 48 तो है, तो देखो टोंक का कौन था, बता देता हूँ। टोंक का था आपका नवाब वज्रोद्दौला। ठीक है, बांसवाड़ा का आपका लक्ष्मण सिंह था, जिसने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर साइन कर आऊँ विलय पत्र के समय। डूंगरपुर का कौन था? डूंगरपुर का था आपका उदय सिंह। तो अलवर का आपका विनय सिंह। तो आंसर तो इसका 1 4 3 2 होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में राजस्थान में घटित घटनाओं में से असत्य की पहचान करनी है हमें। देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील ने आंदोलन का नेतृत्व किया, यह आपका सत्य कथन है। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, यह भी आपका सत्य कथन है। 15 मार्च 1921 को अजमेर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने नहीं की थी, तो यह आपका असत्य कथन है। जोधपुर महाराजा ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी माल को प्रोत्साहन दिया था, यह आपका सत्य कथन। तो असत्य पूछा था तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो अब देखो असत्य कथन कौन सा, देखो 15 मार्च 1921 को अजमेर में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने नहीं की थी? अध्यक्षता की नहीं गई थी, नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, प्रजामंडल तथा उससे संबंधित नेता के संदर्भ में असत्य विकल्प का हमें चयन करना है। प्रजामंडल दे रखा है और उससे संबंधित नेता दे रखा है। तो उदयपुर है, तो रूपलाल सोमानी इससे संबंधित नेता नहीं थे, तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। धौलपुर प्रजामंडल से मूलचंद सम्मिलित थे, करौली से त्रिलोकचंद्र सम्मिलित थे, अलवर से भवानी शंकर शर्मा संबंधित नेता थे। तो फिर रूपलाल सोमानी किस प्रजामंडल से थे, इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन था वो, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1912 में चिड़ावास सेवा समिति का गठन किया गया? तो चिड़ावास सेवा समिति का गठन किया गया था आपके कालीचरण शर्मा के नेतृत्व में। तो कालीचरण शर्मा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 51 में। ठीक है, चिड़वा का ज्ञान किसे कहा जाता है? नरोत्तम लाल जोशी को। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर कोर्ट की सहायता से सत्य कथन का हमें चयन करना है। चलो सत्य कथन का चयन करते हैं। चार्ल्स मेटकॉप ने कहा कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाया जाए, यह सत्य कथन है आपका। मत्स्य संघ का संयुक्त राजस्थान विलय हेतु शंकरदेव समिति का गठन नहीं किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के समय अजमेर मेवाड़ा गैर श्रेणी का राज्य था, तो यह भी आपका सत्य कथन है। तो सत्य पूछा तो सत्य कथन आपका 1 और 3 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आप देखो असत्य कथन क्या था आपका, मत्स्य संघ का संयुक्त राजस्थान विलय तो शंकर देवराज समिति नहीं बनाई गई थी आपकी। कौन से? वर्तर राजस्थान में मिलाने के लिए शंकर देवराज समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, फिर से रिपीट अपने, निम्नलिखित में से पुरातत्ववेत्ता का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं रहा, कौन से थे? जेपी जोशी, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव या पीएल चक्रवर्ती।
53 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेल चक्रवर्ती का संबंध राजस्थान की तत्ववेता से की संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्न में से बेराट सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। जो बेराट सभ्यता है आपकी, उसके बारे में असत्य कथन का चयन करना है। बेराट से प्राप्त शिलाचित्रों का काले रंग से चित्रांकन नहीं किया गया है। तो असत्य पूछा तो असत्य तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। यहाँ से हुण शासक मेरुकुल के आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हाँ, बेराट से प्राप्त होते हैं। विराट के अकबरकालीन टकसाल का निर्माण मिलता है। अकबरकालीन टकसाल का निर्माण भी किया गया था। विराट में चांदी की मुद्राएं 36 मुद्राएं प्राप्त होती है। ये भी आपका सत्य कथन है। मीडिएटर के सिक्के बेराट से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस तथा खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, या राष्ट्रपति को प्राप्त है, या प्रधानमंत्री को प्राप्त है, या संसद को प्राप्त है? तो 55 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से कौन सा नीति निर्देश तत्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? राज्य सहकारी समितियों की स्थापना करेगा, राज्य आय परिस्थिति सुविधा व अवसरों की असमानता कम करेगा। ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। तो आंसर क्या जगह है यहाँ से? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किसके साथ मिलकर गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? अनुसुईया बेन, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो 57 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुसुईया बेन। ये आपके कलाम मेजर 3 का रिपीट क्वेश्चन है। जिन्होंने पीछे का पेपर एनालिसिस किया है, उनके ऑप्शनों का एनालिसिस किया है, उनके लिए ये पेपर बहुत ही इजी था, उंगलियों का खेल था। और आरपीसी भी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ओल्ड पेपर उठा के देख लेना। 2022, 18, 17, 16, 15, 12, 13 कौन सा भी 11 का आपका। क्वेश्चन नंबर देखो 58, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कूट की सहायता से विधायी शक्तियों का चयन करना है हमें। ठीक है भाई, विधायी शक्तियों का चयन करते हैं। चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की योग्यता निर्णय करना, ये आपका सत्य सही है। केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, ये भी आपका सत्य कथन है। राष्ट्रपति की शक्ति में संवैधानिक आयोगों की रिपोर्ट संसद में रखवाना, ये राष्ट्रपति का विधायी शक्तियों में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में कैसा मिला आपका? देखो फिर से मैंने गलत बता दिया, सॉरी, जल्दीबाजी में रहते हैं तब ऐसा होता है। केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, ये राष्ट्रपति की शक्तियों की विधायी शक्तियों में शामिल नहीं है। संवैधानिक आयोग की रिपोर्ट संसद में रखना राष्ट्रपति की संवैधानिक विधियों की शक्तियों में शामिल है। तो आपका 1 और 3 शामिल है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आप देखो, केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने की अंतर्राज्यीय परिषद का गठन तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है आपके अनुच्छेद 263 के अनुसार। 263 के अनुसार। मैंने विधायी शक्तियों के बारे में नहीं देखा, इसकी वजह से मैंने 2 को सही मान लिया। देखो, राष्ट्रपति करता है, और ये 263 में राष्ट्रपति कौन सी शक्ति नहीं है? विधायी शक्ति नहीं है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, बल्कि गठन तो राष्ट्रपति करता है। तो 1 और 3 हो जाएगा। तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, निम्न में से सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया है? राजीव गांधी के खिलाफ, या अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, या नरेंद्र मोदी के खिलाफ, या इंदिरा गांधी जी के खिलाफ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव आपके इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। और देखो, उपयुक्त में से सत्य कथन का हमें चयन करना है। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में इन्होंने मुंबई से प्रतिनिधित्व किया, ये सत्य कथन है। पहले कहाँ से थे? ये बंगाल से थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 अगस्त 1948 को इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सत्य है। इसके सदस्य और याद कर लेना, इसके सदस्य पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य शामिल थे, कौन सदस्य शामिल नहीं थे। इन्होंने मुख नायक नामक मराठी समाचार पत्र निकाला था, ये भी आपका सत्य कथन है। इन्होंने मुख नायक नामक सामाजिक मराठी समाचार पत्र भी निकाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में इनको दक्ष पायलट की संज्ञा दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड पिछली बार पूछा गया था ये। नेक्स्ट पॉलिटी संख्या दी गई, तो इनका सत्य कथन क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, चारों सत्य, तो 60 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बेगारी, बीमारी, निःशक्तता के खिलाफ सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आपके अनुच्छेद 61 के अंदर। ये आपका जो एसएसटी का पेपर था ग्रुप 2 2022 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो ग्रुप फर्स्ट का जो एसएसटी वगैरह का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, था ये 2022 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के भाग 4 के में शामिल है? तो कौन सा कथन शामिल है? देखो, भारतीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य नहीं है, भाग 4 में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये भी भाग 4 में शामिल नहीं है। हिंसा का परित्याग करना ये भारतीय भाग 4 यानी क में सम्मिलित है। ये अनुच्छेद 51 की बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्य की। भाग 4 क में क्या है आपके मूल कर्तव्य है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारत शासन अधिनियम 2019 आपके दो ही अधिनियम है, 1919 और 1935। आंसर में यदि तीसरा या चौथा है तो दो को काट के 1919 1935 में करना है, और हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो चलो सत्य कथन का चयन करते हैं। भारत सचिव को भारत के लिए के की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था, ये आपका सत्य कथन है। भारत प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या अधिकतम 8 की गई, 8 नहीं की गई, ये आपका सत्य कथन है। तो केवल सत्य क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अब देखो, पहले दूसरा असत्य क्या हुआ कि 8 नहीं की गई, अधिकतम सदस्यों की संख्या की गई थी आपकी 15, तब ये असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, पेपर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि पूरे ऑप्शन के बारे में आपको जानना। भारत शासन अधिनियम 1935, देखो 1935 तक अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई? तो अवशिष्ट शक्तियाँ आपके भारत सचिव को दी गई, या केंद्रीय विधानमंडल को दी गई, वायसराय को दी गई, या प्रांतीय विधानमंडल को दी गई। तो 64 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वायसराय को दी गई। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 में हमें कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। देखो, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, ये आपका सत्य कथन है। 2024 में भारतीय हवाई अड्डे पर हवाई यात्रियों की संख्या 15% की वृद्धि हुई, ये भी आपकी सत्य कथन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य, तो आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 16वीं विधानसभा के आम चुनाव के संदर्भ में असत्य कथन का हमें चयन करना है। ठीक है। 16वीं विधानसभा में कुल मतदान 75.33% रहा, यह आपका सत्य कथन है। करंट से संबंधित क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक ऑप्शन। 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग झाडोड विधानसभा क्षेत्र से किया गया, यह भी आपका सत्य कथन है। केंद्रीय चुनाव आयोग सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया, ये भी आपका सत्य कथन है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अवनी लेखरा को स्टेट इलेक्शन आयोग नियुक्त किया गया, स्टेट इलेक्शन आयोग नियुक्त नहीं किया गया। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 असत्य कैसे हुआ? क्योंकि अवनी लेखरा को नहीं चुना गया था। किसको चुना गया था? आपका दिव्य कीर्ति सिंह को, दिव्य कीर्ति सिंह को चुना गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, अब इंपॉर्टेंट हो गया दिव्य कीर्ति सिंह। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत इस सम्मेलन से की गई, यह आपका सत्य कथन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत आपके बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से की गई। इस सम्मेलन की तीसरी शक्ति के अभियुक्त का प्रतीक कहा गया, तीसरी शक्ति का अभियुक्त का प्रतीक नहीं कहा गया इसे, यह सत्य कथन है। मार्शल जोसेफ बोर्ज टिटो की अध्यक्षता वाले इस सम्मेलन में 35 अफ्रीकी एशिया देशों ने भाग लिया, यह आपका सत्य कथन है। तो सत्य पूछा तो 1 और 3 सत्य, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है आपका? भारत यूएन के शांति मिशन में पूर्णतः महिला सदस्यों को भेजने वाला प्रथम देश है। कांगो, लाइबेरिया, दक्षिण सुडान या लेबनान। तो 68 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाइबेरिया के अंदर भारत ने यूएन के शांति मिशन में पूर्णतः महिला सदस्यों को भेजने वाला प्रथम देश है, सिर्फ महिलाएं गई वहां पर। क्वेश्चन नंबर देखो 69, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? 11 राज्यों में,
4 राज्य में, 6 राज्य में या 3 राज्य में? तो 69 में कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 4 राज्यों में कम से कम राज्य दलीय रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1920 के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित शासकों में किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? मेड़ता के जयमल को, आमेर के मान सिंह को, जैसलमेर के राज को या बीकानेर के राय सिंह को? तो ये में हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह को। और 1500 फिर प्रशासक में नियुक्त किया गया यहाँ को, राज सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, यह मैंने अपनी पेपर एनालिसिस किया तब राज सिंह के बारे में, इस जो जोधपुर के प्रशासक के बारे में पूरी डिटेल आपको वहाँ पर बता दी गई थी। अभी यहाँ बताएंगे तो और बड़ा हो जाएगा अपना एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, तभी कहता था पेपर एनालिसिस जरूर करें। संविधान सभा से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, यह आपका सत्य कथन है। किसके तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ था। ठीक है। संविधान सभा में देशी रियासतों से 17 सदस्य शामिल थे, यह भी आपका सत्य कथन है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या 389 नहीं थी, यह आपका गलत कथन है। सत्य पूछा तो सत्य कितना क्या हो जाएगा? 1, 2, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। तो आप देखो ऑप्शन नंबर 3 दोबारा देखो, भारतीय सत्ता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या 289 नहीं थी। कितनी थी? 299। ये क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 73वां, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष संविधान के संशोधन द्वारा की गई। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, या 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, या 41वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा? 73 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 41वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित की गई? मंदौर में, अजमेर में, जयपुर में या भरतपुर में? तो 74 में आपका आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना की गई थी आपके 1984 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्न में से राजस्थान के वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? बलिराम भगत, दरबार सिंह, बसंतराव पाटिल या रघुकुल तिलक? तो 75 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बलिराम भगत। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है कि राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं बलिराम भगत। अब ये भी पूछा जा सकता है, अब आरपीसी अपडेट हो रही है तो कौन सी लोकसभा की थी? ये 6वीं लोकसभा थी आपकी, उसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, कब रहे थे? 1976 से 77 के बीच। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। चलो असत्य कथन का चयन करते हैं भाई। धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश किया जाता है, यह सत्य कथन है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल का दे रहती है, कौन से अनुच्छेद के तहत? यह आप कमेंट में बताएंगे क्योंकि पीछे एनालिसिस कर चुके हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आकस्मिक नीति कौन सी अनुच्छेद के अंदर है। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश करता है, राज्यपाल बजट पेश नहीं करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। राज्यपाल प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, तो ये सत्य कथन है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? ये भी मैंने बताया गया और एग्जाम में पूछा गया है, 243। तो ये करता है आपका 243 आई के तहत। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वित्त आयोग के? प्रद्युम्न सिंह। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, निम्न में से राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री रहे? तो कौन कौन से मुख्यमंत्री है 3 या 3 से अधिक? देखो जोशी रहे 3 बार, 3 से अधिक भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 78 देखो,
राजस्थान प्रशासनिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955 में, 1964 में, 1963 में, 1966 में, तो 78 में आपका आंसर हो जाएगा 1963 में। तो राजस्थान प्रशासन समिति जो 1963 में गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके हरीश माथुर, हरीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 78वां क्वेश्चन नंबर 79 क्या आपका? निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कुटों का प्रयोग करते हुए सही कथन का हमें चयन करना है। चलो सही कथन का चयन करते हैं आपका। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, यस लेता है, ये आपका सत्य कथन है। मुख्यमंत्री विधायक विषयक बनाओ विधेयकों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराता है, ये भी आपका सत्य कथन है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहायता से मंत्रिपरिषद के विभागों में फेरबदल करता है, ये आपका असत्य कथन है। राज्यपाल की सलाह से नियुक्ति करता है, सहायता से विभागों का फेरबदल नहीं करता है, तो असत्य कथन हो जाएगा। लैंग्वेज ध्यान से पढ़े पॉलिटिकल साइंस में। तो देखो हमें सत्य पूछा तो 1 और 2 सत्य है, तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 80 क्या है आपका? राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में असंध कथन पूछा है, इसका गठन कब हुआ था? ये आपको मैंने बता दिया एनालिसिस क्या, कब आप कमेंट में बताना। यह अधिनियमित रूप से लागू कब हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार फैक्ट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थी इनकी, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य मानव अधिकार आयोग का। तो देखो आयोग की कार्य प्रणाली का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता, तो असत्य कथन तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा 80 में। ठीक है, आयोग एक सांविधिक निकाय, ये सत्य कथन है। कार्य संचालन है तो आयोग ने राज्य मानव अधिकार आयोग अधिनियम 2001 19 जनवरी 2001 से लागू है, ये भी सत्य है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान कर दिया गया, ये भी सत्य है। पहले ये नहीं था, सीटी के एग्जाम में ये पूछा गया था, पहले अन्य न्यायाधीश नहीं बन सकते थे, तो इसका भी लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान रखना, पहले पूछा या आपका पूछा है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, इस प्रक्रिया में व्यक्ति के विचार, बुद्धिमत्ता और भाषा में परिवर्तन शामिल है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, जैविक और सामाजिक। तो उसमें शामिल है आपके ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक। साइकोलॉजी क्वेश्चन आगे, एक विकासशील बालक अपने पर्यावरण में भौतिक एहसासों को समझकर प्रतिक्रिया में ये संचालन ढांचे मानसिक मानचित्र बनाता है। इस विचार पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? ये कहता है आपके जीन पियाजे ने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, E.L. थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। कौन से सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है? आपकी शास्त्रीय अनुकूलन का, या प्रयास और त्रुटि का, या परिचालनात्मक अनुकूलन का, या उपकरणी। तो 83 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत शिक्षा क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही वापस दिए गए हैं। वुंट ने मनोविज्ञान का वर्णन अपने किसके अध्ययन के रूप में माना है? सचेतक अनुभव के रूप में, अचेतन अनुभव के रूप में, मानवीय अनुभव के रूप में, या उक्त में से कोई नहीं। तो 84 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सचेतन अनुभव के रूप में माना है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इनमें से कौन सा गिलफोर्ड का सिद्धांत है? बौद्धिकता का ढांचा, एकल कारक, समूह कारक, या बहुकारक। तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बौद्धिकता का ढांचा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग है, यह कथन किसका है? आपका स्किनर का है, क्रोयन करो का, या कॉलसेनी का है, या पील का है। तो 86 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉलसेनी का। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ होगा 156, 100, 64 या 48। तो 87 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 64। तो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। सूत्र क्या होता है आपका? MA/CA × 100। तो MA दिया आपका 16, CA दिया हुआ 25 × 100, तो 25 चौका 100, 16 चौक 64। तो आपका आंसर क्या हो गया? 64। क्वेश्चन नंबर देखो 88, स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी कारक है समबुद्धि, आनुवंशिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, या श्रेणीगत बुद्धि। तो 88 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामान्य बुद्धि। स्पीयरमैन के अवधारणा के अनुसार जी क्या है? आपकी सामान्य बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए,
मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय है, कोई व्यक्ति है वो एकांत प्रिय है तथा उसने दूसरों के प्रति भावनाओं का भाव है, ये असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति का आईजीएन की व्यक्तित्व पर्सनली प्रकाशित की जाए तो निम्न में किसमें उच्च प्राप्तांक होंगे? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी या उन्मादावस्था या साइकोसिटिज्म। तो 89 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साइकोसिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का चक्र का सही क्रम, जो अभिप्रेरणा है उसका चक्र का सही क्रम क्या है? पहले आवश्यकता की जरूरत होती है, आवश्यकता के बाद में चालक के बाद में प्रेरणा की। तो आवश्यकता के बाद में चालक के बाद में आपकी प्रेरणा की। तो आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यकता, चालक, प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कार्ल रोजर्स है। तो कार्ल रोजर्स है एक प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक या संरचनावादी मनोवैज्ञानिक या संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। तो 91 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। और कार्ल रोजर्स का सिद्धांत भी क्या आपका? मानवतावादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जो अनुक्रमणिक वर्गीकरण है वो गेने द्वारा, स्किनर द्वारा, पालव द्वारा या मर्फी द्वारा। तो 92 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गेने द्वारा। ठीक है, कौन सा सिद्धांत आएगा? अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत। कितने सोपान बताए थे आपके? 8 सोपान बताए थे। कौन कौन से? संकेत, उद्दीपक, अनुक्रिया, शाब्दिक शास्त्री, विभेद अधिगम, संप्रति अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान। सबसे ऊपर कौन सा था आपका? समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है वो किस बालक के आयु वर्ग पर करते हैं? 11 वर्ष से 16 वर्ष, 5 वर्ष से 10 वर्ष या 12 वर्ष से 15 वर्ष या 10 वर्ष से 18 वर्ष। 93 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 11 वर्ष से 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, ए बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्यासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है शोधन, आत्मीकरण, सुचिते स्थापन या प्रत्यावरण। तो 94 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औचित्य स्थापन। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता या दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। 95 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कॉलर वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से नैतिक विकास की कौन सी अवस्था एक व्यक्ति सही अथवा गलत सही समझ को विकसित कर लेता है और सही नैतिक चेतना का विकास कर लेता है? तो 96 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अभिनव का। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, विशेष से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत। तो 97 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत नहीं है, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत है। बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन और कलाम टेस्ट सीरीज में 2 बार आया है, फाइनल में और माइनर में, तो दोनों बार यही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, अधिगम के संबंधित मनोवैज्ञानिकों की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों के युग में दिए गए हैं। इनमें से कौन सा युगों का मिलान सही नहीं है? देखो, व्यवहारवाद, वाटसन गुथरी आपका सही है। फैकल्टी मनोविज्ञान, वुल एंड रीड ये भी आपका सही है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थॉर्नडाइक वो अन्य नहीं थे, व्यवहारवादी थे। तो क्या हो जाएगा? गलत हो ऑप्शन नंबर 3 पुनर्वर्ण हेलन स्किनर। तो गेस्टाल्ट के कौन कौन थे आपके? देखो, वर्दीमर, कोपथा और वोल्फ गैंग कॉलर भी थे आपकी, कॉलर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, अब निम्न से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? कौन सा पक्ष है जो आपकी कोशिकीय वृद्धि को बताता है? विकास का संप्रति या वृद्धि का संप्रति या अधिगम का संप्रति या परिवर्तन का संप्रति। तो 99 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वृद्धि का संप्रति
कोशिकीय वृद्धि को बताता है। क्वेश्चन नंबर और मेज फाइनल ए का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? जो किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से? परस्पर विरोधी मानसिकता दशाएं ये किशोरावस्था की अवस्था है। वीर पूजाई भावनाओं की किशोरावस्था की अवस्था है। काम शक्ति की प्रयोगता की किशोरावस्था की अवस्था है। लेकिन संग्रह प्रवृत्ति आपकी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आज का फाइनल ए का पेपर का एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी इजी लगा मुझे तो पेपर, इतना टफ नहीं था, क्योंकि जो तैयारी करता है उसके लिए तो इजी होता है, जो तैयारी नहीं करता उसके लिए हार्ड ही होता है, चाहे पेपर इजी हो चाहे टफ हो। ये पेपर अपने जो टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर, उस पर डाल दिया जाएगा। आप खुद एनालिसिस करना, खुद टेस्ट देना, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, उसके बाद आप पेपर का एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, ओल्ड पेपर का हम एनालिसिस कर चुके हैं। ओल्ड पेपर के अपने प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर जाकर आप प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। दूसरी बात, जो कलाम के नोट्स वगैरह है, विशेषांक कलाम नोट्स सेकेंड ग्रेड से संबंधित बता रहा हूँ मैं, तो कलाम के नोट्स आपकी जीएसटी है, शॉर्ट रिवीजन, जीएसटी इम्पोर्टेंट है। जो शॉर्ट रिवीजन बुक है आपकी, शॉर्ट रिवीजन बुक, और फर्स्ट पेपर की जो मार्गदर्शिका है, ठीक है, और जो बुकलेट है, टेस्ट बुकलेट आप वाल तो डालती है, फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो उसकी ओर डालेंगे। ये सभी अपना जो अदर लिंक है यूट्यूब पर, उसमें कलाम विशेषांक के नाम से लिंक दिया हुआ है, उस पर है सेकंड ग्रेड का पूरा मैटर डाला हुआ है, सिलेबस का कंप्लीट मैटर। अदर किसी भी टेलीग्राम के ग्रुप में घूमने की जरूरत नहीं है। यदि कलाम से संबंधित कोई भी मैटर चाहिए सेकंड ग्रेड का, तो पूरा अपने इस ग्रुप में डाला हुआ है, प्राइवेट ग्रुप है, लिंक ऊपर यूट्यूब के अदर 3 लिंक में दिया हुआ है। दोस्तों को भी शेयर करना, खुद भी सब्सक्राइब करना यूट्यूब को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।